I start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. हम 6 लेक्चर पर बात कर चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है। 7वें लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उनको कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या क्या लिखना है और उसमें कोहेरेंस को कैसे मेंटेन करना है। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने 6 लेक्चर किस पर किए हैं। पहला लेक्चर हमने किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कर ले। तो आप उठाकर देख लें, मैंने 8 से 10 टॉपिक बताए हैं लेक्चर अपने फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें उन 8-10 टॉपिक के अंदर आप वो जो मैंने टॉपिक बताए उनको देख लें, पास पेपर्स को आप साथ मैच कर लें। आप देखेंगे कि उनमें से 1-2 टॉपिक हर दफा पास पेपर में आ जाता है। अगर वो 8 से 10 टॉपिक कर ले तो आप 80% श्योर होंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कि मैं पास हो सकता हूं, कि मेरा किया हुआ आ सकता है। ठीक है। दूसरा, टॉपिक सिलेक्शन पर बात किया। अच्छा टॉपिक सिलेक्शन आपको पास फेल करा सकता है, अच्छा टॉपिक सिलेक्शन आपको अच्छे मार्क्स लेके दे सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक मार्क्स मैटर करता है। अगर अच्छा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया आपने तो आप के मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं और आपके एजुकेशन में बड़ा फायदा हो सकता है, और आप पास से फेल भी हो सकते हैं एक अच्छे और बुरे टॉपिक को सिलेक्ट करने पर। उसके बाद मैंने बताया कि टॉपिक सिलेक्ट होने के बाद टॉपिक की डी कोडिंग कैसे करनी है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, और उसके बाद उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, और वो पॉइंट्स जो बनेंगे वो डी कोडिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बनेंगे, और वो पॉइंट्स आपके आउटलाइन में काम आएंगे, और आउटलाइन के जो पॉइंट्स हैं वो आपके मेन जो आपने ऐसे लिखना है उसमें काम आएंगे। तो ये सब बातें आप उसमें इंटरकनेक्टेड है। तो मेरी ये सारी वीडियोस देखकर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि एक ऐसे में क्या क्या होता है और उसको कैसे एक अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अब आ जाता है कि जब आपने ऐसे लिखना है, आउटलाइन लिखी आपने, आउटलाइन के बाद आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में लेक्चर 6 में बता चुका हूं कैसे लिखना है। आपको पास या फेल करता है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को देखकर। अगर आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ अच्छा लिखा हुआ है, वो कैसे लिखना है मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, उसमें क्या क्या चाहिए, आपकी ग्रामर चाहिए, आपकी वोकैब चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा हो, आपकी रेलेवेंसी हो, आपकी कोहेरेंस हो। ये सब चीजें कैसे लानी है लेक्चर 6 में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आ जाता है लेक्चर 7। ठीक है, जो कि लेक्चर 7 है, जो आपके ऐसे का थर्ड पैराग्राफ होता है, वो लेक्चर 7 पर मैं कह रहा हूं, उस पर बता रहा हूं कि आपको 18 to 20 पैराग्राफ लिखने हैं, मेन बॉडी पैराग्राफ्स, जो कि आपका थर्ड पैराग्राफ ऑफ द ऐसे होता है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी होता है, सेकंड आपका एक्सपोजिटरी होता है। वो क्या होता है, वो एक्सपोजिटरी की बात मैं पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूं। थर्ड आपका होता है मेन बॉडी पैराग्राफ। मेन बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है और कैसे लिखनी है उस पर हम डिस्कस करते हैं। आपके टोटल आपके 20 से 21 पैराग्राफ होंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखने आपने। पहला आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरा आपका एक्सपोजिटरी होगा, 18 से 20 आपके, ठीक है, ये आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, और आखिर में कंक्लूजन होगा। ये मिला के आपके 21 से 22 आपके पैराग्राफ्स बन जाएंगे, या 20 पैराग्राफ बना लें। ठीक है, इसमें आपके 2000 से 2500 वर्ड्स इजीली कवर हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक जो पैराग्राफ होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं मेन बॉडी पैराग्राफ में। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ मेन बॉडी पैराग्राफ। सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो आउटलाइन में आपका पहला पॉइंट होगा वो आपका ऐसे का थर्ड पैराग्राफ होगा। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा एक्सपोजिटरी, तीसरा थर्ड पैराग्राफ, जो कि आपका आउटलाइन में पहला पॉइंट होगा। और वो पॉइंट को देखकर आपने टॉपिक सेंटेंस बनाना है कि आप किस पर बात करने वाले हैं, उस पॉइंट को देखकर। फिर आपने सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है, उस टॉपिक सेंटेंस जो बनाया है उसको सपोर्ट करना है, किससे, फैक्ट से, क्विट से, या कोई बुक रेफरेंस से, या कोई एविडेंस से आपने उसको सपोर्ट करना है। फिर आपने ख्याल करना है कि इसमें कोहेरेंस हो। ठीक है, आपकी बातों में कोहेरेंस हो, ये नहीं हो कि आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिया तो साथ आपने पॉलिटिकल दे दिया, साथ आपने सोशल दे दिया। ऐसे भी नहीं करना, आपने कोहेरेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, पहले पॉलिटिकल ले लें या पहले इकोनॉमिक ले लें, जिस तरह भी लेना, आपने कोहेरेंस को खराब नहीं करना। फिर यूनिटी ऑफ थॉट रहना चाहिए। आपको पता है कि एक आउटलाइन का एक पॉइंट आपका एक पैराग्राफ होता है मेन बॉडी पैराग्राफ में। आपने आउटलाइन में जो पॉइंट लिखा है वही आप वहां पर डिस्कस करेंगे। आपने आउटलाइन में एक ही पॉइंट लिखना है। मैंने आउटलाइन पर आपको तीसरा या चौथा लेक्चर डिलीवर किया है, आउटलाइन पर आप देख लेना। वहां मैंने आपको कहा है कि आपने आउटलाइन में एक पॉइंट में एक ही बात करनी, एक ही आइडिया देना है, मल्टीपल आइडियाज नहीं देने। और यही सेम आपने करना है जो कि आपने आउटलाइन में एक आइडिया दिया है। अगर आपने किसी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इफेक्ट या जो भी लिखा है, आपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लिखा है, तो आपने जो मेन बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ वही बात करनी है, आपने उसमें मल्टीपल आइडियाज नहीं देने। तो इसे कहेंगे यूनिटी ऑफ थॉट्स, मतलब सिंगल आइडिया इन अ सिंगल पैराग्राफ। ठीक है, फिर रेलेवेंसी को आपने करना है कि आपने अगर जो देना है वो रेलेवेंट कर रहा हो आपके मेन टॉपिक के साथ। आपने
रेलिवेंसी का ख्याल रखना है, आपने इररेलेवेंट बात नहीं लिखनी जो उसने नहीं पूछी और आपने उस पर डिस्कशन नहीं करनी। फिर ऑर्गेनाइज करना अपने अपने थॉट्स को, ठीक है, कि आपने उसको आपने यूं करना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। मतलब आपने कोशिश ये करनी है पहले डोमेस्टिक की बात हो जाए, ठीक है, फिर रीजनल, फिर इंटरनेशनल, ठीक है, पहले इंटरनेशनल की बात करना फिर डोमेस्टिक की बात करना, ऐसे नहीं करने आपने, इससे कोहेरेंस भी खराब होती है और ऑर्गेनाइजेशन भी खराब होती है। फिर आ जाते हैं कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए, आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आपका होगा उस मेन बॉडी पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है, पहले मतलब लेट के आपका थर्ड पैराग्राफ है, उसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा वो फोर्थ पैराग्राफ के जो अपकमिंग फोर्थ पैराग्राफ है उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे मैच करना चाहिए। इससे कोहेरेंस मेंटेन रहेगी पूरे ऐसे में आपकी, ठीक है, ये कोहेरेंस मेंटेन करना। अब कोहेरेंस और रेलेवेंसी की वजह से इररेलेवेंट लिखते हैं लोग और कोहेरेंस मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी ग्रामर भी ठीक होती है, स्पेलिंग भी ठीक होती है, वोकैब भी ठीक होती है, सिर्फ ये दो वजह से वो फेल कर जाते हैं, ठीक है। उस पर भी मैंने कोहेरेंस और रेलेवेंसी पर मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है कि कैसे टेक्निकली आप कोहेरेंस और रेलेवेंसी ला सकते हैं अपने ऐसे में, वो आप देख लीजिएगा, आपको कोहेरेंस और रेलेवेंसी आ जाएगी। यहाँ पर भी मैंने कुछ डिस्कस किया है, वहां पर मैंने बड़ा जिसे कह सकते हैं कि बड़ा फुल एक्सप्लेन किया हुआ कि कोहेरेंस और रेलेवेंसी कैसे लानी है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है कि आपका थर्ड पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है अपकमिंग फोर्थ पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है ये आपस में कोहेरेंस हो, इनमें कोहेरेंस हो, मतलब आपस में मिलते जुलते हो, इससे पूरे ऐसे में आपकी कोहेरेंस ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। आपने कितने लिखने हैं, 18 से 20 पैराग्राफ लिखने हैं और डिफरेंट लेंथ के लिखने हैं आपने, ठीक है, कोई छोटे कोई बड़े डिफरेंट लेंथ के लिखने हैं, खूबसूरती लगती है इससे, ठीक है। फिर आ जाता है कि आपने उससे पहले कोटेशन की बात है, कोटेशन, हाँ बिल्कुल आप मेन बॉडी पैराग्राफ में कोटेशन दें, ठीक है, कितनी दें, आप कोशिश करें हर तीसरे दूसरे या चौथे पैराग्राफ के बाद एक कोटेशन डाल दें। और कोटेशन आपने अगर आपने ऐसे ब्लू से लिखा है तो कोटेशन ब्लैक से लिख लें, ठीक है, मतलब कलर चेंज करना है आपने, ठीक है, जरूर कलर चेंज करना है, कोशिश करें एविडेंसेस भी जो होंगे वो आपने ब्लैक से लिखने हैं, ठीक है, कोई आप फैक्ट्स देते हैं तब भी वो ब्लैक से लिखें अगर आपने पूरा ऐसे ब्लू से लिखा है तो। फिर आता है पैराग्राफ की डिफरेंट लेंथ, ये बात डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मेन बॉडी पैराग्राफ पर कोई प्रॉब्लम कोई बात समझ नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है।